नेक्स्ट विषय के अंतर्गत एक चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादातर इंटरव्यू में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ें और मैं कुछ इसी के बेसिक्स समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग सुने और समझें। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन के बारे में देख लें कि इसमें चिन्ह पर पार्टी क्या ली जाती है। साइन कन्वेंशन में इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ये कोई बीम है, बीम पर ऊपर से लोड लगे हुए हैं, एक लगा है, दो लगा है, कुछ भी हो सकते हैं लोड, गिवन लोड जो भी दिया गया हो, यूडीएल भी हो सकता है, ये सपोर्ट होते हैं। तो ये सब बलों के अंतर्गत हमको इसके प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की गणना करनी पड़ती है कि कितना किसी सेक्शन पर शियर फोर्स आ रहा है और कितना उस पर किसी भी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो इनके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए जो चिन्ह लिए जाते हैं, प्लस की तरफ माना जाता है और माइनस कैसे माना जाता है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। ये एक बीम का सिंबल है, ये बीम मान लीजिए, ये बीम में से कोई एक सेक्शन कंसीडर किया गया है। इस सेक्शन के दाहिनी तरफ अगर कोई भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और इसके दाहिनी तरफ ही अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है तो इसको माइनस में लिया जाता है। इसी तरह से इसी सेक्शन एक्स एक्स के बाईं तरफ जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसे प्लस लिया जाता है, और जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है उसे माइनस लिया जाता है। तो ये तो शियर फोर्स की चिन्ह पर पार्टी हो गई। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन समझने के लिए पहले हमें सैगिंग और हॉगिंग का मतलब समझना आवश्यक है। ये एक मान लीजिए बीम है, ये हमने सेक्शन कंसीडर किया हुआ है। इस सेक्शन पर हम बीम को फिक्स मानते हैं। इस बीम के सिरे पर एक आलंब की प्रतिक्रिया ये कार्य कर रही है। इस प्रतिक्रिया, जब हमने इस बिंदु को फिक्स मान लिया, इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो मूवमेंट कार्य करेगा, जो आघूर्ण लगेगा, उस आघूर्ण का प्रभाव क्या होगा, वो इस सिरे को ऊपर उठाएगा। इस सिरे को ऊपर उठाने की वजह से इस बीम में कर्वेचर आ जाएगा, और कर्वेचर के फलस्वरूप कनकेविटी ऊपर की ओर हो जाएगी। इसको अवतलता भी कहेंगे, अवतलता ऊपर की ओर हो जाएगी, यानी अवतल तल जो है ऊपर की ओर है, कनकेविटी ऊपर की ओर है। उस केस में इस मूवमेंट को हम सैगिंग मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट को सैगिंग मूवमेंट कहते हैं, यानी सैग का मतलब होता है झोल। अब ऐसे देखें, ये सिरा ऊपर उठ गया, इसी तरह से इस प्रतिक्रिया के कारण ये सिरा भी ऊपर को उठ गया, बीच में रस्सी में झोल आ गया, बीम में झोल आ गया, यानी झुकाव हो गया, नीचे को बैठ गई। तो इसी झोल का जो झोल शब्द होता है उसकी इंग्लिश होती है सैग, इसीलिए इसको सैगिंग मूवमेंट कहा गया है। तो ये हमारा सैगिंग मूवमेंट है, जिसके कारण अवतलता ऊपर की ओर होती है या कॉन्केविटी ऊपर की ओर होती है। इसी तरीके से अगर कोई फोर्स ऊपर से नीचे को कार्य कर रहा होता, जिसके कारण बीम हमारी ये नीचे को झुकती, अगर नीचे को झुकती तो फिर हमारा कर्वेचर इस तरह का होता। इस तरह के कर्वेचर में हम देख रहे हैं जो ऊपरी इसका तल है बीम का, उसमें कन्वेक्सिटी है, यानी उत्तलता है, यानी ये उभार है ऊपर की ओर, तो ये उत्तलता कहेंगे ऊपर की ओर। तो उत्तलता जब ऊपर की ओर होती है, तो इस उत्तलता ऊपर की ओर होती है, तो इसमें होता क्या है, जहां सेक्शन हमारा है वहां देखिए ऊंचा ऊंचा हो गया, ये सिरा डाउन हो गया, ये सिरा डाउन हो गया, इसी तरीके से, और ये बीच में, तो इसको बोलते हैं टीला। तो ये जो हॉग मीन्स टीला होता है, हॉग, टीला की अंग्रेजी है हॉग, इसी से हॉगिंग वर्ड बना है, यानी ये हॉगिंग मूवमेंट है जो इसमें शिखर उत्पन्न करता है, यानी हॉगिंग उत्पन्न करता है। तो ऐसे मूवमेंट को हॉगिंग मूवमेंट कहते हैं, जिसमें कन्वेक्सिटी जो है ऊपर की ओर होती है और या उत्तलता ऊपर की ओर होती है। तो ये हॉगिंग मूवमेंट है, और जितने भी हॉगिंग मूवमेंट हैं वो माइनस में लिए जाते हैं, और जितने भी सैगिंग मूवमेंट हैं वो प्लस में लिए जाते हैं। अब हम हॉगिंग और सैगिंग का कंसेप्ट समझने के बाद यहां पर देखें, जो मूवमेंट इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो इस बीम में क्या है,
सैगिंग उत्पन्न करेगा, ये सिरा ऊपर को उठाएगा, ऐसे मुड़ेगी बीम, इसलिए ये सैगिंग मूवमेंट हो गया, इसलिए इसको पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे। इसी तरीके से अगर नीचे को मुड़ती है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो बीम में कर्वेचर यूँ नीचे को आएगा और इस नीचे कर्वेचर के कारण इसमें हॉगिंग होगी और हॉगिंग होने की वजह से इस मूवमेंट को हॉगिंग मूवमेंट कहेंगे, जिसका चिन्ह नेगेटिव लिया जाता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसी तरीके से इसके बाएं सिरे पर भी जो मूवमेंट इस तरफ से होगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ देखिए, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सैगिंग है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज से हॉगिंग का रिलेशन नहीं होता। हॉगिंग का और सैगिंग का कंसेप्ट दूसरे आधार पर है, ये कन्वेक्सिटी और कनकेविटी के आधार पर है। इसलिए अगर ये मूवमेंट इस तरह से कार्य कर रहा है तो ये सिरा ऊपर उठेगा, ये सिरा ऊपर उठेगा, इसमें सैगिंग उत्पन्न हो जाएगी, यानी ये मूवमेंट सैगिंग हो जाएगा और सैगिंग की वजह से ही इसको प्लस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसमें हॉगिंग मूवमेंट होता है, ये माइनस चिन्ह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का साइन कन्वेंशन हमारा ये हो गया। साइन कन्वेंशन के बाद रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, एक रिलेशन हम इसको याद रखेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ये हमेशा शियर फोर्स के बराबर होता है। बेंडिंग मूवमेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है ये शियर फोर्स के बराबर होता है। बाकी चीज़ें आगे आने पर वहीं पर डिटेल में समझा दी जाएंगी। तो इसके बाद जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट फॉर पॉइंट लोड। अब हम एक केस लेते हैं, ये एक बीम है, इसका ये सिरा हमारा सिंपली सपोर्ट है, ये भी सिंपली सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। इसके मिडिल पॉइंट पर डब्ल्यू भार लगा हुआ है। इस बीम का स्पान एल है, ये टोटल स्पान एल है, डब्ल्यू इसके मिडिल पॉइंट पर लोड लगा हुआ है। अब इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमको बनाना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम पहले ये समझ लें कि एक बीम मान लीजिए है कोई सी, इसके सिरे के बिंदु तो ये ए और बी हमने मान लिए, इसके बीच में पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो जहां पॉइंट लोड लगा है वहीं से ये बीम दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग ये हो गया, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो इसके दो पार्ट हुए, इसका नाम सी दे दें, तो ये सी बी पार्ट हुआ और सी ए पार्ट हुए। इसी तरीके से अगर हम इस केस में देखें, जब ये यूडीएल लगा हुआ है, तो जब यहाँ यूडीएल लगा हुआ है तो ए सिरा ये है, बी सिरा ये है, इनके बीच में समरसता है, यानी यूनिफॉर्मिटी है। जब यूनिफॉर्मिटी है तो इसमें कहीं भी कोई हम दूसरा बिंदु नहीं अंकित कर सकते जहां से कोई परिवर्तन हुआ हो, यानी जो क्रम चला आ रहा है वो यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें केवल एक ही पार्ट होगा। अगला केस देखते हैं, ये सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन है, ऊपर से ये तीन बल लगे हुए हैं। तो ये सिरे के बिंदु ए और बी हो गए। जो ये लोड लगे हुए हैं ऊपर से तीन, उनके हमने नाम बिंदुओं के रख लिए, किन बिंदुओं पर लगे हैं, सी डी और ई। यानी ये जहां पर भी पॉइंट लोड लगा हुआ है वो तुरंत बीम को अलग से दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक हो गया, तीसरा पार्ट यहां से यहां हो गया और ये चौथा पार्ट यहां से। इस तरह से ये बीम चार पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें हमको चार पार्ट की एनालिसिस करके तब शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की गणना करनी होगी। इस केस में देखें, यहां जैसे मान लीजिए यूडीएल यहां से लगा हुआ है और ये यहां पर जाके समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ दूरी पर चल के एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। तो यहां पर सिरे पर ये सिरे के बिंदु तो हम ए और बी रखेंगे ही, और सिरे के बिंदु ए बी के नाम रखने के बाद फिर हम देखते हैं कि ये यूडीएल हमारा यहां से यहां तक गया हुआ है, इस बीच में कोई चेंज नहीं है। और जहां यूडीएल खत्म हो गया, ये परिवर्तन हो गया क्योंकि ये यूडीएल इसके बाद समाप्त हो गया। तो ये सी बिंदु पर जो है बीम अलग से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी बी के बाद एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और इसके आगे फिर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है। यहाँ फिर एक पॉइंट लोड लग गया तो यहाँ फिर से ये, यानी ये पार्ट फिर से इस बिंदु पर दो भागों में बट जाएगा। इस तरह से इस बीम के कितने पार्ट हो गए, बी से सी तक एक पार्ट, सी से डी तक दूसरा पार्ट और डी से ए तक तीसरा पार्ट। इस तरह से ये बीम तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। तीन पार्ट में हमको इसकी एनालिसिस करनी होगी। इस केस में देख लें, यहाँ पर क्या है, ये ए और बी एक सिरों के बिंदु हैं। यहाँ से यूडीएल यहाँ तक गया हुआ है, तो जहाँ यूडीएल समाप्त हुआ वहाँ पर तो एक नाम बिंदु का देना पड़ेगा, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। इस यूडीएल के बीच में भी एक लोड लगा हुआ है, तो जहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ है वहाँ पर भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है।
तो ये यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया। इस तरह से ये टोटल बीम जो है हमारी 3 पार्ट में बटी हुई है। इसकी 3 पार्ट में इक्वेशन बनानी होगी, 3 पार्ट में ही इसकी एनालिसिस करनी होगी। तो ये पार्ट कैसे डिवाइड किए जाते हैं, इसको समझने के बाद ही हम इक्वेशन बनाना आगे प्रारंभ करते हैं। अब हम पहली जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, पॉइंट लोड एट मिड स्पान। तो ये मिड स्पान पर जो पॉइंट लोड है, इसके लिए सबसे पहला काम होता है हम रिएक्शंस की गणना कर लें। रिएक्शंस की गणना करने के लिए एक रिएक्शन ये कार्य कर रही है, आर ए मान लीजिए इसको, इसका नाम हमने आर बी मान लिया। ये मिडिल में पॉइंट लोड लगा हुआ है। वैसे तो हम मोमेंट लेकर भी कर लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये लोड सिमेट्रिक बीचों बीच में लगा हुआ है। हम इसको देख करके ही कह सकते हैं कि दोनों प्रतिक्रियाएं बराबर होंगी। इसी को कहते हैं, ये बीम जो है सिमेट्रिक है, सममिति में है। तो जो सिमेट्रिक बीम होती है उसकी दोनों प्रतिक्रियाएं समान होती हैं। बस हम इसी सिमेट्री का लाभ लेते हुए अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर लेते हैं। जब हमारी दोनों प्रतिक्रियाएं समान हैं तो हम लिख सकते हैं आर ए बराबर आर बी बराबर कितना हो जाएगा, जो टोटल लोड ऊपर से आ रहा है उसका हाफ इधर आएगा, हाफ इधर आ जाएगा। तो टोटल लोड बटे 2 कर दो। ऊपर से लोड हमारा W है, बाई 2 कर दिया, तो यही दोनों प्रतिक्रियाओं के मान हो गए। तो फॉर सिमेट्रिक लोड जो है हम इसका डायरेक्ट यूज करके ये दोनों प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो एक तो ये प्रतिक्रिया ज्ञात करने का एक ही मेथड हो गया। अब इसके बाद मेन कैलकुलेशन शुरू करते हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए। तो शियर फोर्स, अभी डायग्राम नहीं, यहाँ केवल शियर फोर्स ही लिखी है। अभी शियर फोर्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए अब यहाँ देखिए हमने कितने सेक्शन माने थे। ये भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, BC और CA। तो पहले हम एक और ध्यान दें कि हम सारी गणनाएं जो भी सेक्शन लेंगे उसके दाहिनी तरफ के अंतिम बिंदु की तरफ से करेंगे। जैसे इस पार्ट में, BC पार्ट में हम एक कोई सेक्शन कंसीडर करेंगे। मान लीजिए XX सेक्शन है जो कि BC पार्ट में स्थित है। ये यहाँ से किसी भी, मान लीजिए इन जनरल ये X डिस्टेंस है, तो X डिस्टेंस पर एक सेक्शन है। X हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, B और C के बीच में ही। तो इस तरह से एक सेक्शन हमने यहाँ कंसीडर कर लिया जिसकी अंतिम लास्ट मतलब एक्सट्रीम राइट एंड से, यानी दाहिनी ओर के आखिरी बिंदु से उसकी दूरी X है। इसी तरह से दूसरा सेक्शन जो है CA है, इसमें भी एक सेक्शन हम कंसीडर करते हैं और इस सेक्शन की दूरी अंतिम बिंदु से ही यानी B से इसकी X है। ये इसके लिए X का कार्य करेगा। जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तब हम X ये कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से इसको भी X मान लेते हैं और इसको भी X मान लेते हैं। ये इस खंड के लिए X ये यूज किया जाएगा और इस खंड के लिए इस X का प्रयोग करेंगे। ये हमारा टोटल स्पान है। अब देखिए एट XX सेक्शन इन BC पार्ट, जो हमारा BC पार्ट है उसमें जो XX सेक्शन है इस पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, यानी इस बिंदु पर शियर फोर्स कितना है। तो शियर फोर्स के लिए हमने सिंबल जो है F लिखा है, FX यानी F एट X। तो FX हमने सेक्शन एज्यूम कर लिया है कि ये जहां सेक्शन कंसीडर किया है वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है और शियर फोर्स कितना निकाला जाएगा, इसके दाहिनी तरफ लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग शियर फोर्स की चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार। तो पहले देखिए कि इस सेक्शन के दाहिनी ओर कितने बल कार्य कर रहे हैं बीम पर। केवल एक बल ये प्रतिक्रिया के रूप में कार्य कर रहा है RB के बराबर, और RB का मान हमने W/2 निकाल लिया है। तो यानी ये W/2 फोर्स ऊपर की ओर लगा हुआ है। तो W/2 फोर्स ऊपर की ओर लगा है। अपनी चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार देखें कि इसका चिन्ह क्या लिया जाएगा। ऊपर की ओर लगने वाले बल का चिन्ह प्लस लिया जाता है और नीचे की ओर लगने वाले बल का चिन्ह माइनस लिया जाता है। इसलिए इसका चिन्ह प्लस लेंगे तो ये प्लस W/2 हो गया। इसके दाहिनी ओर केवल एक ही बल लगा हुआ है, उसी बल को हमने लिख लिया और उसका चिन्ह लगा लिया जो कि चिन्ह प्रॉपर्टी में दिया गया हो। तो ये हमारी शियर फोर्स की इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब जरा देखिए इस इक्वेशन का नेचर क्या है, कैसी इक्वेशन है ये। FX वेरिएबल है। समीकरण में X और Y के यानी जो वेरिएबल हो उनकी केवल एक घात हो
तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कहलाती है। यहाँ पर एक ये वेरिएबल है, इसकी पावर एक ही है, कहीं स्क्वायर नहीं है इसमें, कहीं क्यूब नहीं है, और इधर तो है ही नहीं कोई वेरिएबल, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। बस इतना आपको याद रखना होगा कि दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू ए स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद इस इक्वेशन की मदद से हम जो हमारा सेक्शन था बीसी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हम शियर फोर्स की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट पर शियर फोर्स की गणना करेंगे, उसको लिखेंगे एट बी। अगर यही सेक्शन हम बी बिंदु पर ले जाएं तो ये एक्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0, तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। एट बी एक्स इक्वल टू 0 होगा, इसलिए एफ बी बराबर कितना होगा, यानी शियर फोर्स एट पॉइंट बी। इस इक्वेशन में अगर कहीं भी एक्स आया हो तो उसमें एक्स का मान 0 रख दें। चूंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं एक्स नहीं आया है, इसलिए हमको एक्स का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा एफ बी बराबर इतना ही रह गया कांस्टेंट, तो प्लस W/2 हो गया एफ बी। इसी तरीके से एट सी, अब सी पॉइंट पर हम ले तो सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, टोटल स्पान का हाफ L/2 है, तो ये L/2 होगा। और इसमें अगर x हो तो x का मान L/2 रखें, चूंकि x है ही नहीं इसलिए fx का मान कांस्टेंट रहेगा, चूंकि कांस्टेंट है प्रत्येक बिंदु पर। अच्छा, इस समीकरण से भी स्पष्ट है कि b और c के बीच में fx की वैल्यू कांस्टेंट है, जितना मान यहां होगा उतना ही यहां पर होगा। तो c पॉइंट पर भी fc की वैल्यू जो है प्लस W/2 के बराबर ही होगा, यानी जो ये वैल्यू है। तो ये दोनों बिंदुओं पर, बी बिंदु पर शियर फोर्स इतना है, सी बिंदु पर शियर फोर्स इतना है, हमने दोनों बिंदु पर शियर फोर्स के मान इस समीकरण की मदद से गणना कर लिया। अब देखिए, जब एक सेक्शन का कर लिया, अब हम दूसरे सेक्शन का करते हैं गणना सीए में। एट एक्स एक्स सेक्शन इन सीए पार्ट, यानी सीए पार्ट में जो ये एक्स एक्स सेक्शन है इस पर शियर फोर्स की गणना करेंगे। तो शियर फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे, एफ एक्स बराबर इसके दाहिनी तरफ जितने भी बल लग रहे हैं बीम के ऊपर उनका बीजगणितीय योग। तो एक तरफ से चलते आइए, ये पहला बल तो ये लग रहा है, ये आर बी ऊपर की ओर है, प्लस का हो गया, प्लस W/2। इसके बाद ये बल आ गया, यहां तक कोई और बल नहीं है, ये बल आ गया, ये बल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये माइनस में हो गया, तो माइनस W। फिर यहां से यहां तक कोई बल नहीं है, तो केवल यही दो बल थे, दोनों को हमने लिख लिया। ये ऊपर की ओर था इसलिए प्लस चिन्ह लग गया, ये नीचे की ओर था इसलिए माइनस चिन्ह लग गया। इनको हमने सॉल्व किया तो ये माइनस W/2 हो गया। तो हमारी इक्वेशन दूसरी जो बन गई वो ये बन गई, एफ एक्स बराबर माइनस W/2। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो कि इस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें एट सी पॉइंट पर, यानी इसके भी दोनों बिंदुओं पर फिर से निकालेंगे। सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, L/2। इस समीकरण में अगर x है तो L/2 रखें, नहीं तो एफ सी जो है हमारा वही माइनस W/2 ही हो जाएगा। और इसी तरीके से ए पॉइंट पर x बराबर L, यानी x का मान कुछ भी रखें, क्योंकि यहाँ x नहीं है इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, माइनस W/2। ए पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू आ जाएगी और सी पॉइंट पर भी माइनस W/2 वैल्यू आ जाएगी। दोनों पॉइंट पर ये वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। इस तरह शियर फोर्स की गणना कर लेने के बाद अब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। जो हमारी बीम है ए बी, उसी के समतुल्य एक लाइन ए बी यहाँ पर खींच लेते हैं। यानी ए बिंदु ठीक ए के नीचे आना चाहिए, सी बिंदु ठीक सी के नीचे आना चाहिए, बी के नीचे आना चाहिए। इस तरह से ये एक ए बी हमारा बीम को रिप्रेजेंट कर रही है। बीम के अब हम दोनों अलग अलग पार्ट के मान देखें। पहले जो बीसी पार्ट में हमने दो वैल्यूज निकाली थी, एफ बी और एफ सी। ये बीसी पार्ट में बी बिंदु पर शियर फोर्स की वैल्यू निकाली थी प्लस W/2। तो प्लस W/2 का मतलब ऊपर की ओर हम W/2 दूरी पर कोई स्केल मानते हुए एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह से सी बिंदु पर प्लस W/2 की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। हमको ये दो, इस खंड में ये दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं के बीच में कर्व कैसा होना चाहिए वो इस समीकरण से देखा जा सकता है। इस समीकरण के अनुसार ये कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा आपस में मिला देते हैं। स्ट्रेट लाइन से मिला देने के बाद अब हम दूसरे पार्ट की गणना चेक करते हैं, सीए पार्ट में हमने सी और ए दोनों बिंदुओं पर
शियर फोर्स की गणना की है, एफ सी बराबर माइनस डब्ल्यू बाई टू और एफ ए बराबर माइनस डब्ल्यू बाई टू। तो सी बिंदु पर माइनस डब्ल्यू बाई टू की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे, ए बिंदु पर माइनस डब्ल्यू बाई टू दूरी पर दूसरा निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए नीचे लगाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और फिर इक्वेशन चूंकि हमारी कर्व की जो है इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन कर्व इक्वेशन है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा आपस में मिला देंगे। इसके बाद इस सिरे को यहां से ज्वाइन कर देंगे, इस सिरे को यहां से ज्वाइन कर देंगे और यहां पर यहां से यहां तक सीधा कनेक्ट कर देंगे आपस में। ये हमारा जो ऊपर की ओर का पार्ट तैयार हुआ है ये प्लस में है शियर फोर्स डायग्राम, और ये नीचे की जो आया है बेस लाइन के नीचे ये माइनस में शियर फोर्स डायग्राम है। इस तरह से पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट का शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके से प्राप्त हो गया। इस शियर फोर्स डायग्राम में हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि जो आकृति ये जिस आयत की ये होती है रेक्टेंगल की, ठीक वही आकृति इसकी होती है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हैं, ये दूरी और ये दूरी भी आपस में बराबर है। तो ये दोनों एक तरह जैसे रेक्टेंगल प्राप्त होते हैं, केवल ऊपर वाले को प्लस चिन्ह लिखा जाता है और नीचे वाले को माइनस चिन्ह लिखा जाता है। तो इस तरह से ये शियर फोर्स डायग्राम हमारा तैयार हो गया। ये शियर फोर्स की गणना थी और ये शियर फोर्स डायग्राम इसी के आधार पर कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पर हो गया। अब शियर फोर्स की गणना के बाद बेंडिंग मोमेंट की गणना के लिए देख ले। बेंडिंग मोमेंट में भी उसी तरीके से पहले हम बीसी पार्ट में आएंगे, अपने बीसी पार्ट में। तो बीसी पार्ट में हमारा सेक्शन ये है। जब ये सेक्शन है तो इस सेक्शन पर इसके दाहिनी तरफ लगने वाले सभी बलों का आघूर्ण लेंगे, यानी मूवमेंट लेंगे। तो केवल एक ही बल कार्य कर रहा है ऊपर की ओर, इसका मूवमेंट हम लेंगे। तो ये फोर्स ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, W/2 फोर्स है, तो बल W/2 गुणे ये दूरी कितनी है x इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी आएगी जनरल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट की, ये बराबर प्लस W/2 इंटू एक्स, इसी आधार पर ये आई है कि यहाँ पर W/2 इंटू एक्स मूवमेंट लेंगे इस पॉइंट पर इसके दाहिनी तरफ लगने वाले बलों का। तो ये फोर्स हमारा W/2 है, तो W/2 का मूवमेंट कितना हो गया, इंटू एक्स, दूरी का गुणा हो जाएगा, तो इंटू एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है जो कि बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है। इसमें जरा फिर से ध्यान दें कि ये एक वेरिएबल हमारा mx है, बेंडिंग मोमेंट है, और दूसरा वेरिएबल x है। ये हमारी mx और x में एक घातीय समीकरण है, इसलिए ये समीकरण भी स्ट्रेट लाइन की कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है तो अब इसके बाद हम इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बेंडिंग मोमेंट की गणना कर लेंगे। बी बिंदु पर गणना करने के लिए एट बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये सेक्शन हमारा बी पर ले जाएंगे तो एक्स शून्य हो जाएगा, तो एक्स 0 है, यानी इस इक्वेशन में अगर एक्स आया है तो उसका मान शून्य रख देंगे। चूंकि आया है एक्स का मान, इसलिए एक्स का मान शून्य रखते ही W/2 इंटू 0 होते ही ये पूरा व्यंजक भी 0 हो जाता है। इसका मतलब m एट बी 0 हो गया। तो MB की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से C पॉइंट पर हम निकालेंगे। C पॉइंट पर x बराबर L/2 रखेंगे। मिडिल पॉइंट पर C का मान स्पान का आधा होता है, तो जब C का मान L/2 रखेंगे तो इस इक्वेशन में हम सॉल्व कर लें। x की वैल्यू L/2 रखते ही WL/4 हो गया नीचे, तो ये इक्वेशन आ गया m एट C कितना हुआ WL/4, और चिन्ह कौन सा रहा, प्लस का। इस तरीके से C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की गणना आपने कर ली। तो ये तो इस पार्ट में हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से दूसरे पार्ट में देखिए, CA पार्ट में। तो CA पार्ट में जब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो इसके लिए हम इस फिगर को फिर से देखते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में, यानी ये सेक्शन है, इस सेक्शन के दाहिनी तरफ लगने वाले बलों का मूवमेंट लेंगे। इस सेक्शन के दाहिनी तरफ लगने वाले बलों का मूवमेंट लेंगे। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ये बल हो गया W/2 प्लस में, यहां से देखें W/2 इंटू एक्स हो गया, और माइनस, फिर देखिए W एक दूसरा बल ये है, तो W इंटू ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसके लिए हम इस x का सहारा लेंगे। यहां से यहां तक ये x है और यहां से यहां तक L/2 है। तो अगर हम इस x में से ये L/2 घटा दें तो यहां से यहां तक की दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो यही W इंटू एक्स माइनस L/2, एक्स में से L/2 कम कर दिया
तो ये दूरी आ गई, इस दूरी का गुणा करेंगे W में, तो ये W का मूवमेंट हो गया। एक बात ध्यान दें, ये W/2 का मूवमेंट क्या है, ये इस डायरेक्शन में ऊपर को बीम को इस सिरे को ऊपर उठा रहा है, तो इसमें सैगिंग ऊपर को होगा, सैगिंग होगी, और ये मूवमेंट क्या कर रहा है, इसको फिक्स मानते हुए इस मूवमेंट के कारण बीम नीचे को झुक रही है, तो इसमें हॉगिंग उत्पन्न हो रही है, तो हॉगिंग के कारण इसका मूवमेंट नेगेटिव लिया जाएगा और सैगिंग के कारण इसका मूवमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा। इसीलिए W/2 इंटू एक्स को पॉजिटिव लिया गया है और W इंटू एक्स माइनस L/2 को निगेटिव लिया गया है। तो ये हमारी इक्वेशन चौथी हो गई, और इस इक्वेशन के बाद इसको सिंपली हम प्रत्येक बिंदु पर इसका मूवमेंट निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन से। इस इक्वेशन में भी देख लें, x की एक ही पावर है, ये भी यहाँ पर भी x की एक ही पावर है, mx एक ये वेरिएबल है, यानी प्रत्येक वेरिएबल पर एक पावर है, यानी एक घातीय समीकरण है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो C पॉइंट पर x का मान कितना होगा, L/2। इसी इक्वेशन में x की वैल्यू L/2 रखेंगे, जैसे ही यहाँ x का मान जब L/2 रख देंगे तो ये L/2 माइनस L/2 ये हो गया 0, तो ये पद हमारा शून्य हो गया। इसमें x का मान L/2 रख देंगे तो WL/4 हो गया, तो प्लस WL/4 बेंडिंग मोमेंट C पॉइंट पर आ गया। और इसी तरीके से एट ए पॉइंट पर x के बराबर हम L रखेंगे, तो यहाँ L रखते ही क्या आ जाएगा, WL/2 आ जाएगा, और यहाँ L रखते L माइनस L/2 कितना होता है, L/2, तो ये WL/2 यहाँ माइनस का है, ये WL/2 प्लस का है, आपस में कट गए, 0 हो गया। इस तरीके से M एट A यानी A पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है उसका मान भी शून्य आ गया। अब जब हमने दोनों पार्ट में यानी CA पार्ट में और BC पार्ट में, इन दोनों में जब बेंडिंग मोमेंट की गणना कर ली है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेते हैं। तो पहले BC पार्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। BC पार्ट में हम B और C दोनों बिंदुओं के बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ये है। तो पहले B पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, इसलिए एक पॉइंट यहाँ लगा लीजिए इस तरीके से। इसके बाद C पॉइंट पर प्लस WL/2 है, तो WL/2 के बराबर दूरी पर C पॉइंट पर हम एक ऊपर की ओर प्लस डायरेक्शन में एक निशान यहाँ लगा लेते हैं। तो ये WL/2 दूरी पर जो है एक निशान यहाँ लगा लिया, ये 0 पर निशान लगा लिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच का कर्व जो कि समीकरण के अनुसार स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इनको आपस में स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दिया जाता है। इसी तरीके से हम CA पार्ट में जो बेंडिंग मोमेंट के मान दिए गए हैं, MC बराबर प्लस WL/2 दिया हुआ है और MA बराबर 0 दिया। तो ये प्लस WL/2 ये तो वही वैल्यू है जो पीछे से ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट है, उसी वैल्यू को दोबारा प्लॉट करने का मतलब नहीं होता। केवल A पॉइंट पर जो 0 वैल्यू दी गई है, इसको यहाँ 0 पर प्लॉट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये दो बिंदु फिर से हो गए, इनके बीच की कर्व की इक्वेशन वही, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन कर्व है, इसलिए इसको आपस में सीधी रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये तैयार हो जाता है। ये ऊपर की डायरेक्शन में आया, इसलिए इसको प्लस में लिखना चाहिए। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। यही यहाँ पर बनवाया जाता है और इसको ही आपको, इसका प्रोसीजर मुख्य है, इसका प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के बारे में आपको बता दें, इसको सॉल्व करने के शॉर्टकट मेथड भी है। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट मेथड पहले सीखने शुरू कर दिए तो फिर आप उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाएंगे। अगर एक इस प्रॉपर वे में हर पार्ट की इक्वेशन बनाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मेथड ऐसा है, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, इस मेथड से आप करते जाइए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही सही तैयार हो जाएगा, ऐसे शियर फोर्स डायग्राम तैयार हो जाएगा। अगर इसका, क्योंकि ये मेथड हर तरह की प्रॉब्लम में एप्लीकेबल है, चाहे वो बीम का क्वेश्चन हो, चाहे कैंटिलीवर का क्वेश्चन हो। लेकिन शॉर्टकट मेथड जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होते हैं, वो सब जगह हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसलिए प्रारंभ में शॉर्टकट का सहारा न ले,